नमस्कार, मोदी 3.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये देश की राजनीति में दूसरा मौका होगा जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा हो। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला और अब नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे नेता बन चुके हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 6:30 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और इसके पहले सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लगभग जो संभावित नाम है 65 नामों की सूची है जो मंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी के साथ में लेंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से 5 नाम चर्चा में हैं। संभावित नाम हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक एक बार फिर मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और जिस तरह से इन नामों की चर्चा है, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे जो मंत्रिमंडल में संभावित नाम हैं उनके साथ में चर्चा की। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक विजन उन्होंने बताया है कि शपथ के बाद किस तरह से आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ जो तमाम सारे सहयोगी हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो, अपना दल हो या जितने भी एनडीए के घटक हैं, उससे भी मंत्रिमंडल में जो नाम है वो शामिल किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे नाम हैं कि जो भले लोकसभा चुनाव हार गए और उन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा है। तो आज शपथ ग्रहण के पहले जो समय बाकी है, आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो नेता हैं एक एक कर वहाँ पहुँच रहे हैं। जितिन प्रसाद और प्रमोद कृष्णन भी वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा तमाम एक लंबी फेहरिस्त है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो नेता है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। साथ ही जिस तरह से जो गुणागणित रहा है उसी के अनुसार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि जो तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का, वो किस तरह से होगा, अब किस तरह से देश आगे बढ़ेगा। हालांकि तमाम सारी सियासत, तमाम सारी राजनीति चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार अपना आकार प्रकार लेने जा रही है। जाहिर सी बात है कि 5 साल के लिए जो जनादेश मिला है उस दिशा में अब आगे बढ़ा जाएगा। विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष की अपनी भूमिका में नजर आएगा। इंडिया गठबंधन की हम बात की जाए या फिर हम कांग्रेस की बात करें, और ये समय, ये पल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 7:15 पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। सीधे मेहमानों के पास चलता हूं। पहले आपसे परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर हम इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अमित शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। अमित जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। प्रेम जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में। देवदत्त दुबे साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं
इससे पहले कि डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास में आऊं, अमित शर्मा जी के पास में आता हूं। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, विपक्ष की भूमिका में इंडिया है। अमित जी, अब वो समय आ गया है, थोड़ी देर बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि चीजें तमाम सारी हुई, तमाम सारी राजनीति हुई, सियासत हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अब जिसे जनादेश मिला है, जिस एनडीए को, वो अब सरकार बनाने जा रहे हैं। आप अब विपक्ष में हैं, कहीं ना कहीं अब विपक्ष का उत्तरदायित्व तो आपका है। किस तरह से लेंगे इस समय को? राजेश जी, चुनाव हो चुका है, शब्दों के वाण, तमाम सारी चीज़ों समाप्त हो चुके हैं और 10 साल जो एक मोदी सरकार चल रही थी उसका भी जनता ने, एक अकेला चेहरा चल रहा था, विराम लगाकर एक हमारी नई एनडीए गठबंधन की सरकार चलने जा रही है, जो शपथ ग्रहण समारोह है। निसंदेह जो मोदी सरकार के समय कहीं ना कहीं विपक्ष कमज़ोर था, कहीं ना कहीं मनोबल कम था, मुद्दे विपक्ष के मजबूती से हम रखते तो थे, लेकिन मोदी सरकार के हिटलरशाही के कारण कहीं ना कहीं बहुमत के दुरुपयोग के कारण उसको नकार दिया जाता था। अब एक मजबूत विपक्ष की भूमिका संसद में आपको दिखाई देगी और निसंदेह कि आज ऐसा वातावरण नई सरकार के बनते हमें ऐसी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के, देश के बेहतर लोगों को मौका मिले, अच्छा संचालन हो, देश प्रगति और उन्नति पर कार्य कर सके और खासकर मध्य प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले मंत्रिमंडल में, जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो सके। हम मध्य प्रदेश को, जो अभी सिर्फ शब्दों में कीर्तिमान और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की और शब्दों में देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरकर एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर मेरा प्रदेश बढ़ सके। और खासकर जो पहले भी मंत्री बने थे, लेकिन उन मंत्रियों के माध्यम से ना हमारे प्रदेश पर पैसा आ पाया, ना हम विकास की राह पकड़ पाए। कहीं ना कहीं चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या तमाम और सारी चीज़ें हो, उस पर विराम लगा और हमारा प्रदेश एक 4 लाख करोड़ के कर्ज से दबकर पीछे हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार नया बजट देगी, नए मध्य प्रदेश की ओर हम बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं और देशवासियों को भी शुभकामनाएं। चलिए, विपक्ष अब जो भूमिका है उसमें नजर आएगी और सरकार एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आकार, प्रकार और शपथ लेने जा रही है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, इससे पहले जो अमित जी ने जो बात कही, एक विपक्ष की भूमिका के तौर पर अब किस तरह के उनके तेवर होंगे, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से एक इतिहास मध्य प्रदेश ने रचा है। 29 में से 29 लोकसभा की सीटें जीती हैं। जाहिर सी बात है कि प्रदेश के लोगों को या फिर नेतृत्व को, संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का है, उम्मीदें तमाम तरह की होंगी कि मोदी मंत्रिमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। 5 नामों की चर्चा है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक। किस रूप में देखते हैं इस प्रतिनिधित्व को? ठीक है, जिस तरह से इतिहास रचा उसी तरह से एक समावेश उस मंत्रिमंडल में जो थोड़ी देर बाद शपथ लेने जा रहा है। निश्चित रूप से राजेश जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। अमित जी बड़े भाई हैं, उनको भी नमस्कार, और वरिष्ठ विश्लेषक जो है बहुत ही सम्माननीय श्री देवदत्त जी को भी नमस्कार। दूसरा, आज जो एक अभूतपूर्व क्षण है उसका पूरा भारत साक्षी बनने वाला है। आप देखिए, लगभग 50 दशकों के बाद में आज ऐसा चेहरा भारत के मध्य में जो तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो हमारा समूह है। और दूसरी बात, जैसे अमित जी ने कही थी, एनडीए के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी है, उन्हीं के चेहरे पर समूचे देश में चुनाव लड़ा गया था। तो इसमें कहीं भी अब संशय की अवस्था नहीं है कि पूरे देश में जो प्रतिसाद है और वोट जो है नरेंद्र मोदी जी के चेहरे, एनडीए के सर्वमान्य नेता के रूप में जो जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। दूसरा, सकारात्मक भाव से नए कीर्तिमान को स्थापित करने का क्षण जो है वो कुछ ही समय के पश्चात में प्रारंभ होने वाला है। आप देखिए, इसके पूर्व में जितने भी हमारे प्रमुख जो दल हैं,
गठबंधन के, उनके स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने भी जो अपनी आस्था और विश्वास है उसको प्रदर्शित करा और कहा है कि जो 10 वर्षों में विकास की गाथा समूचे भारत में लिखी गई थी, निश्चित रूप से उसको नए आयामों तक पहुंचाया जाएगा। कहीं भी एक भी स्टेटमेंट हमारे किसी भी समूह का हो तो आप बता दीजिए खिलाफत में। निश्चित रूप से जिस तरह से विकास की गाथा लिखी गई है उसी को अग्रसर इन जो है अगले 5 वर्षों में भारत की भूमि पर किया जाएगा। दूसरा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र की आज विजय हुई, तो मुझे लगता है अब विपक्ष ने जिस तरह से एक मैंडेट बनाया था लोकतंत्र के खिलाफ, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ और भारत को जो बदनाम करने का कार्य किया था, मुझे लगता है उसके लिए क्षमा याचना भी होनी चाहिए और दुख भी प्रकट करना चाहिए। दूसरा, जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका में इस बार है, क्योंकि 2900 संसदीय क्षेत्र में जो पूर्व में कहा जाता था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, उसी के तहत पूर्व में जो विकास कार्य किए थे, नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। अभी केन बेतवा लिंक परियोजना, जिससे लगभग वहां की आधी आबादी भिंड की लाभान्वित होने वाली 45,000 करोड़ रुपए, उसको प्रारंभिक अमली जामा पहनाया जा चुका है। देवास में जिस तरह से जो फार्मास्यूटिकल हब बना था उसके लिए प्रारंभिक कार्य संपूर्ण हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से पूर्व में किए गए कार्य, वर्तमान की योजना और भविष्य के लिए जो योजना निर्धारित थी, कहीं भी किसी तरह का संशय हमारे मन में नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ में जो है हम सत्ता में वापसी हुई है। जनता ने अपना अभूतपूर्व मत, लगभग 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और ये होता है। कई बार मैं आपके पास में आऊंगा आगे की अब किस तरह की चीजें हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं, ये तो बिल्कुल ये भी एक तय है कि जो चीज़ें हैं 2014 या 2019 से कुछ अलग अब 2024 में है और कहीं ना कहीं सरकार के सामने, ठीक है आपने जिस तरह से कहा कि तमाम सहयोगियों ने जिस तरह से विश्वास जताया, एक सुर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को लेकर विश्वास जताया, लेकिन तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारा जो एजेंडा, खासतौर पर जो हार्ड कोर एजेंडे हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, तमाम सारी चीज़ें होंगी। मैं देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब, अब थोड़ी ही देर बाद जिस तरह से शपथ ग्रहण की शुरुआत होने वाली है, नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर बात की जाए जिस तरह का मंत्रिमंडल का जो आकार प्रकार दिख रहा है, हालांकि अभी तक अगर देखा जाए कि जितने भी सहयोगी हैं और जिनको जितना वहाँ पर स्थान दिया गया, हालांकि अगर एनसीपी अजीत कुमार को छोड़ दिया जाए, वो इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे, उनकी कुछ शायद नाराजगी है किसी को लेकर कि जो पद, जो इस कैबिनेट पद वो चाह रहे थे वो नहीं मिला, शायद राजमंत्री का मिल रहा था। किस रूप में देखते हैं इस अब मंत्रिमंडल को जो कुछ थोड़ी देर बाद शपथ लेने जा रहा है? देखिए, ये 10 सालों के बाद एक गठबंधन का दौर एक बार कह रहा है, तो जो स्वाभाविक रूप से जो आजादी, स्वतंत्रता स्वयं के बूते पर किसी भी दल के नेता को काम करने के लिए होती है, वो नहीं होती। गठबंधन के साथ सबको साथ लेना पड़ता है, सबकी सुनना पड़ती है, उनकी भी इरादे वादे जो है उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो अभी जिस तरह से मोदी जी को 14 और 19 में जो पार्टी को बहुमत मिला वो नहीं मिला और उनको एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाना है। अभी उन्होंने जिस तरह के फैसले लिए और जो फैसले उनको लेना थे, जो उनके प्रस्तावित थे, तो उसमें भी इन लोगों को साथ में लेना चलना पड़ेगा। और जिस तरह से अब सौदेबाजी शुरू हो गई है, ये होता ही है कि सबकी महत्वाकांक्षा होती है। तो मोदी हैं, अनुभवी हैं, अब वो कैसे इनको डील करेंगे इन लोगों को, क्योंकि अभी तो सबको साथ लेना जरूरी है। नीतीश कुमार जैसे नेता उनके साथ हैं, जो उनके बारे में कितने बार वो दल बदल चुके हैं, कोई नहीं हिसाब लगा सकता। इसी तरह नायडू की अपनी मजबूरी है कि वो वहाँ मुस्लिमों के वोट लेकर आए हैं, वहाँ 4% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चुनौतियां गठबंधन की होती हैं और भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर शुरू हो गया था केवल 14 और 19 में नहीं, इसके पहले अटल बिहारी या सोनिया, मनमोहन सरकार में भी गठबंधन की सरकार रही। तो उसको अब सबको स्वीकारना पड़ेगा कि सबकी शर्तों में से एक जो होता ना, सर्वमान्य चीजें निकालनी पड़ेगी, जो 2 कदम हम पीछे हटे, 2 कदम आप आगे बढ़ो, ऐसा करके
वो करते हैं तो ये अनुभव के आधार पर नेतृत्व करता है। और फिर रणनीतिकार जिस तरह की योजना बनाते हैं कि कुछ दिन में हो सकता पूर्ण बहुमत आ जाए या कहीं और चले जाए, ये सब चीजों की आशंका, अटकलें, संशय भी रहेंगे। लेकिन अभी उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस तरह से भारत तेजी से बात कर रहा है कि हम देश की तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, उसकी तरफ कदम बढ़ाए जाएं। एक मजबूत विपक्ष भी देश को मिला है। इसके पहले तो 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद ही नहीं भर पाया, क्योंकि वो जो जरूरी संख्या थी सीटों की या लोकसभा सदस्य जितने होने चाहिए वो नहीं थे। तो इस बार मजबूत विपक्ष भी है, अनुभवी प्रधानमंत्री भी है, तो सब कुछ ठीक है। जनता ने जो दिया है जनादेश, उसे हम सबको स्वीकार चलिए, करके बेहतर बात अब देश को जयदत्त आगे दुबे बढ़ाने साहब के लिए आप कर रहे हैं। एक बार फिर अमित जी के पास में आता हूं। अमित जी, क्या जिस तरह से आज हम उसका जिक्र करना चाहेंगे, हालांकि सवाल तो तमाम तरह के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही चीज़ें आती हैं कि जिस तरह से जो एक द्वंद्व चला, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चले। लेकिन मैं एक इससे छोटी सी जो हमारी आज की डिबेट है, जो चर्चा है, सुबह जब वो संभावित जो नाम हैं जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, और लगभग ये माना जा रहा है कि यही मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं वो होंगे। उसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सांसदों के साथ है, उन सांसदों के साथ जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, चाय पर उनके साथ में चर्चा की, और कहीं ना कहीं पहले दिन ही उन्होंने एक अपना विजन क्लियर किया कि किस तरह से उनको काम करना है। तो क्या माना जाए कि अब देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा? देखिए, निसंदेह आज जिस तरीके से मोदी जी ने संभावित, चूंकि जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाएगा तो संभावित उनके हिसाब से जो तय उन कर लिए होंगे मंत्रिमंडल, उनकी बैठक बुलाई और उनको संदेश देने का काम करा। और उन्होंने शायद ये बताया होगा कि भाई जिस तरीके से मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी और तमाम जो एक अकेला चेहरा मोदी का था, अब उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। और खास कर चूंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोग भी इस अब गठबंधन में हैं, तो उनके जो, जैसे चंद्रबाबू नायडू जी ने आंध्र प्रदेश में 4% मुसलमानों को मैनिफेस्टो में उनको पॉइंट रखा है, आरक्षण देने की बात करी है, जाति जनगणना की बात नीतीश कुमार जी ने करी है। ये तमाम अब मुद्दों पर जो चर्चा होगी, तो उन्होंने बताया होगा अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और लोगों को कि आपको अब आने वाले समय में शब्दों का तोलमोल और संयमता बरतनी होगी, नहीं तो ये बैसाखी की सरकार चली जाएगी और सरकार गिर जाएगी, जिसका रुझान आज ही देखने को राजेश जी सामने आ गया। जब आज से 4 घंटे पहले जब मंत्रिमंडल को कुछ लोगों को जिनको बनाना है बुलाया, तो अजीत पवार जी नाराज हो गए महाराष्ट्र के। उन्होंने तत्काल आनंद फानन में ट्वीट करा, और जिसको ट्वीट को देखते हुए पीएमओ ने कहा, तो फडणवीस फटाफट अजीत पवार जी के घर पहुंचे। जब जाके सब कशाकशी, शायद कोई राज्य मंत्री जी का, उनका एक सांसद जो जीता है, उस पर बात कुछ संभावित होगी, लेकिन शायद अभी भी वो कैबिनेट मंत्री पर अड़े हैं। अब ये प्रधानमंत्री जी का लुकआउट है कि क्या आगे होना है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी अब जो हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण, तमाम धार्मिक, तमाम बातें, इन सब बातों से हटकर शायद रोजगार पर ध्यान देगी नई सरकार। और खासकर के नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, तमाम समर्थक जो आज गठबंधन के हिस्से हैं, वो देखेंगे कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सबके साथ, ये जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, उसका धरातल में चरितार्थ हो। और सरकार जो अब मोदी की सरकार नहीं है, अब बैसाखी की एनडीए की सरकार है। इन बातों को सिर्फ शब्दों में ना करा जाए, इसका चरितार्थ करके यहां पर कम से कम कामयाबी हासिल हो। अंतिम बात, राजेश जी, जब मंत्रिमंडल से पहले भी विस्तार, जब बहुमत के आधार पर तमाम एनडीए की बैठक हुई, तो हमें उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, चूंकि अब चुनाव हो चुका, 29 सीटें प्रधानमंत्री जी की झोली में दी हैं, तो प्रधानमंत्री जी जहां 1.5 लाख से जीते, वह हमारे राज्य के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान 8 लाख मत को प्राप्त करा और करीब 5-5.5 लाख से जीते। तो मैं समझता हूं कि 8 लाख मत वालों को प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बनाना था, ऐसी उम्मीद मध्य प्रदेश की थी। अब लेकिन बहरहाल एक निराशा तो हुई है कि शिवराज जी प्रधानमंत्री नहीं बने। अगर वो बनते तो मध्य प्रदेश का भी गौरव होता और मध्य प्रदेश के लोग खुश होते। चलिए, मैं एक बार फिर डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास में आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जिस तरह से अमित जी कह रहे हैं, उन्होंने पहले भी कहा था जब पहली बार उनके पास में आया था,
ये बिल्कुल सच है कि जो विपक्ष है इस बार काफ़ी मजबूत है, संख्या बल भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ एनडीए, अब हालांकि पहले भी एनडीए था, 14 में भी एनडीए था, 19 में भी एनडीए था, लेकिन इस बार स्थितियां कुछ अलग है। आप 14 में आते हैं, 282 सीटें इंडिविजुअल आपकी आती हैं, 303 2019 में आती हैं, तो उतना ये नहीं था कि एनडीए के और जो घटक दल हैं, जो साथी हैं, किसी तरह का डिसीजन में किसी तरह का कोई प्रेशर उसमें डाल सकते हैं। लेकिन आप क्या, जिस तरह की एक हार्ड, जो अमित जी भी बात कर रहे थे, जो हार्ड कोर आपका एजेंडा है, कहीं ना कहीं अब लगता है कि वो प्रभावित होगा कि नहीं, अब जो भी करना पड़ेगा आपसी सामंजस्य के साथ करना पड़ेगा, आपस में सब कुछ विश्वास लेकर करना पड़ेगा। ये 2024 में जो अब सरकार बन रही है थर्ड टर्म में, वो कुछ अलग चाल से आगे बढ़ेगी। देखिए राजेश जी, दो चीजें हैं। एक तो जब 370 को लेकर हमको राज्यसभा में बहुमत चाहिए था, हमने निश्चित रूप से जो हमारे गठबंधन के दल नहीं थे उनसे भी समर्थन प्राप्त करा, या 3 तलाक को लेकर हमने पूर्व में भी समर्थन प्राप्त करा। तो निश्चित रूप से अभी चंद्रबाबू नायडू को अभूतपूर्व मत भारतीय जनता पार्टी के साथ में आंध्र प्रदेश में मिला है। उड़ीसा की बात कर लो, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लो, तो निश्चित रूप से भूतकाल में किए गए कार्य भविष्य और वर्तमान तय करते हैं। भूतकाल में अगर हमारी सीटें ज्यादा थी तब भी हमने क्षेत्रीय दलों को, क्षेत्रीय संगठन को जो है सम्मान दिया और उनको राजनीति में जहां जरूरत थी वहां पद दिए। तो निश्चित रूप से आज अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं 240 के लगभग है, पूर्ण बहुमत के साथ में, एनडीए के साथ में है, वो उनको बैसाखी की सरकार कहना मुझे लगता कहीं भी उचित नहीं है, मुझे घोर आपत्ति है। देखिए एनडीए के साथ में ही हम तीनों चुनाव लड़े, वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का जो 38% था वो निश्चित रूप से भी 37% है। लेकिन जो एनडीए के साथ में 2014 या 2019 का चुनाव और उसके बाद में रिजल्ट्स घोषित होने के पहले ही एनडीए का निर्माण हो चुका था ना। यही तो वो दल थे जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ने का ऐलान करा था। अब आज वही दल समर्थन के साथ में प्रधानमंत्री जी के निर्णयों से अवगत भी करने का कार्य कर रहे हैं और कह रहे हैं खुलकर कि जिस तरह से पूर्व में निर्णय लिए गए थे निश्चित रूप से आगे आने वाले भविष्य में सकारात्मकता के साथ में निर्णय लिए जाएंगे। किंतु मेरा तो एक प्रश्न है, जो बैसाखी की सरकार बोल रहे हैं 1990 के बाद में, बताइए कांग्रेस की पूर्ण सीटें कब आई है? पूरे 2500 सालों में बता दीजिए कि 95 में आई है, 99 में आई है, 2003 में पूर्ण सीट है, ये 2000 जो है उसके बाद में 2014 में ये 2019 में ये कब कांग्रेस अपने दम पर 150 से ज्यादा, 200 से ज्यादा या पूर्ण बहुमत के साथ में जो सीटें लाई है? बैसाखी की सरकार आपकी थी, हमने जरूर पूर्ण बहुमत की सरकारें 2 बार चलाई है और उसके बाद में तीसरी सरकार भी एनडीए के समर्थन में पूर्ण बहुमत के साथ में आज इस पटल पर जो है शपथ लेने जा रही है, जिसके साक्षी लगभग 7 देशों के लोग बनने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो कार्य किए गए थे, अब मुझे लगता है कि विपक्ष अगर महत्वपूर्ण है तो पक्ष के साथ में भी आज ज्यादा ताकत से हम जो है अपने नियमों को, जो प्रावधान हो, जो देश के विकास के लिए जो हम नई नई योजना लाएंगे उसको जो है धरातल पर लाने में ज्यादा। चलिए वक्त की कमी, मुझे लगता है कि अमित जी कुछ कह रहा है, 30 सेकंड में बात रख लीजिए अमित जी। फिर मैं चाहूंगा कि फाइनल कमेंट्स दे दो दुबे साहब का है। अमित जी 30 सेकंड। मैं किसी और की बात नहीं कहूंगा। मेरे विद्वान मित्र, मेरे भाई जो हैं, वो हमेशा 4 जून से पहले कहते थे मोदी सरकार बनने जा रही है। अब आप ही के चैनल पे एक भी बार मोदी की सरकार नहीं कहा, एनडीए सरकार। ये इन्हीं का नहीं है, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनके नेता, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज सांसदों को बुलाया जिनको मंत्री बनाना है कि भैया देख के अब आपको बोलना है। अच्छा, रही बात जैसे आपने उदाहरण दिया, तो मेरे मित्र उदाहरण के आधार पर ही मैं आशंका व्यक्त कर रहा हूं। वक्त की कमी अमित जी, उदाहरण के आधार पर आशंका व्यक्त इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नीतीश जी को आपने पहले छोड़ा फिर पकड़ा और चंद्रबाबू नायडू जी को पहले छोड़ा फिर पकड़ा, ये उदाहरण है। और शरद पवार जी की बुलेट हेडलाइन तो आई चुकी है। फाइनल कमेंट देवदत्त दुबे साहब से ले लेता हूं। देवदत्त दुबे साहब, मध्य प्रदेश को लेकर 5 नाम सामने आ रहे हैं, वो नाम आपकी भी जानकारी में है, किस तरह से इस एडजस्टमेंट को आप देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री थे तो उनको पुनः मौका मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में स्थान पा रहे हैं, पूर्व मंत्री जो वीरेंद्र कुमार है मंत्रिमंडल में फिर से आ रहे हैं, और 2 नए नाम आए हैं, सावित्री ठाकुर धार से सांसद और दुर्गादास हुई की बैतूल से। तो मुझे लगता है कि मध्य भारत, चंबल, मालवा और नर्मदा पट्टी को समायोजित किया गया है, SC ST पिछड़ा वर्ग को समायोजित किया गया है अभी भी, लेकिन बिंद और महाकौशल का इलाका। चलिए, तमाम सारे समीकरण साधे गए हैं और थोड़ी देर में
शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और जिस तरह से खबर है कि 65 नाम जो हैं वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, वो भी शपथ होगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो मोदी 3.0 थोड़ी देर में हमें देखने को मिलेगा। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।